फिजा में चट्टाक की पुरशोर आवाज गूंजी। इस जोरदार थप्पड़ को बिंगू खामोशी से पी गया और भराई हुई आवाज में बोला, चाकू मैं बस अपने शौक के लिए रखता हूं। शौक तो तेरा अब हम पूरा करेंगे। खोल पिछला दरवाजा। जनाब इसमें कुछ नहीं है। अब भूषण साहब से। चुप साले, खोलता है कि उतारूं तेरे अंदर पूरा ब्रेस्ट है। इसके साथ ही कदमों की आवाज करीब आती हुई महसूस हुई। अब मुझे सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला करना था कि मुझे अब करना है तो करना क्या है। बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी, गजाला भी मेरे साथ थी। अगर हम दोनों इनके हत्थे चढ़ जाते तो ये यकीनी बात थी कि हम दोनों का जिंदा पाकिस्तान पहुंचना नामुमकिन था। मैंने इन भारतीय सिक्योरिटी वालों की पहले भी बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। ये इंतहाई बदखसलत और औरत के इंतहाई रसिया थे। अभी मुझे वो पुराना तजर्बा भी याद था जब हम भारत में दाखिल हुए थे। अभी मैं कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि दरवाजे का बुलेट खोलने की आवाज सुनाई थी। इसी के साथ दरवाजा खुल गया, लेकिन इस वक्त तक मेरी वहशत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुलते ही दोनों फौजी मेरी नजरों में आ चुके थे। एक के हाथ में टार्च थी जिसका मुंह उसने जमीन की तरफ किया हुआ था, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसने टार्च मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की और यह कोशिश अधूरी रह गई क्योंकि मैं अपनी जगह से उस पर छलांग लगा चुका था। मेरी वहशत का यह आलम था कि मैं होशो खिरत से बेगाना हो चुका था। अब तख्त या तख्ता वाली मिसाल थी। मेरे सर की टक्करों ने भारतीय फौजी के औसान खता कर दिए थे। यह धींगा मुश्ती चंद सेकंड से ज्यादा जारी न रह सकी। रही सही कसर मेरे मुक्कों ने पूरी कर दी। मैंने अपने पीछे जो आवाज सुनी थी वो किसी शेरनी जैसी धाड़ गजाला की थी। शायद उसने भी आनन फानन फैसला किया था और दूसरे फौजी पर झपटा मारा और छलांग लगा दी। मैं अपने शिकार को आधा तो मार ही चुका था, बाकी कसर बीमगन के एक वार ने पूरी कर दी। जब मैं अपने शिकार से निमट कर पलटा तो गजाला उसे जमीन पर गिराए रखने की चांद तोड़ कोशिशों में उसके सीने पर सवार थी। हटो, अलग हट जाओ। मैंने सख्ती से गजाला का शाना पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो शायद मेरे हाथों पहले फौजी का अंजाम देख चुकी थी। उछलकर उसके नापाक वजूद से अलग हो गई। अगले हिले में मैंने दूसरे फौजी के चेहरे के रुख से उसके दिमाग पर नीलगू शुआओं की धार मार दी। धातों को पिघला बल्कि जला देने वाली हरारत रखने वाली शुआएं उसके दाएं चेहरे से होती हुई पार निकल गईं और वो भी किसी अजियत के बगैर पल भर में अपने साथी के पास पहुंच गया। दहशत से बिंगू की आंखें फट गई थी। वो भी यकीनी से मेरी तरफ देखे जा रहा था। तुम डैनी? उसके होंठों से अटकती और ससराती हुई एक खौफसदा सरगोशी बरामद हुई। इन दोनों को राइफलों समेत पिकअप में डालो और फौरी तौर पर यहां से चल दो। फायरिंग सुनकर इनके साथी इधर आ निकले तो नई मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी। मैंने मुस्कुराते उसे हदायत की। खौफ और बेयकीनी का बोझ सर से उतरते ही मैं खुद को बिल्कुल नॉर्मल और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। गजाला ने बढ़कर जमीन पर पड़ी हुई रोशन टार्च उठाई, फिर दोनों खुदकार राइफलें उठाकर पिकअप में डाल दी। इस वक्त मेरे हाथ काबू में नहीं है। बिंगू ने सरसराती हुई शिकस्ता आवाज में कहा, मैंने तुम्हें दरिंदे की तरह इन दोनों को मारते देखा है। तुम्हारे पास लेजर गन है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम टहनी होगे। लाश उठाओ। इस बार मैंने सख्ती से कहा, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। बादल नखास्ता उसने एक लाश के दोनों पैर थाम लिए। वो दोनों फौजी सेहतमंद और तवाना थे। इनकी लाशों को ऊंची पिकअप में मुंतकिल करने के लिए गजाला को भी हमारा साथ देना पड़ा। जरा सी देर में हम अपने काम से फारिग हो चुके थे। लाशें चढ़ाने के बाद हमने तेजी से फटा हुआ अगला टायर भी तब्दील कर लिया। तुम टहनी हो ना? बिंगू ने एक मरतबा फिर मुझसे सवाल किया और मैं अंधेरे में उसे घूर कर रह गया। इन वाकयात के बाद बिंगू हवास बाख्ता हो चुका था। वो ड्राइविंग कैबिन में अकेला होता तो हमें किसी हादसे से दो चार कर सकता था। मैं अलहदगी में गजाला को समझाने के बाद बिंगू के बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। उसने छू तक नहीं की। गजाला पिछले कैबिन में दोनों लाशों के साथ मौजूद थी। मैंने उसे खुली छूट दे दी थी कि वो लाशों की तलाशी लेकर राइफलों के फाजिल मैगजीन भी यकजा कर ले और जरूरत पेश आने पर गोली चलाने से दुरेग न करे। अब हम किधर जाएंगे? बिंगू ने इंजन स्टार्ट करने से पहले पूछा। प्रोग्राम के मुताबिक चलते रहो। हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाने के बाद तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे। मैंने कहा, ये लाशें तुम पाकिस्तान में उतार लोगे ना? उसने इंजन स्टार्ट करके झिझकते हुए पूछा। इन्हें मैंने नहीं बुलाया था। लाशें मिल गई हैं तो ये पाकिस्तान जाएंगी। तुमको इनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बिंगू ने पार्किंग लाइट्स रोशन करके पिकअप आगे बढ़ा दी। इस वक्त हम खासे गुंजान जंगल में थे। चंद मिनट बाद मुझे अंदाजा हो गया कि इतनी नाकाफी रोशनी में गाड़ी चलाना किस कदर मुश्किल काम था। वो बिंगू ही था जो अपने गैर मामूली मुशाहिदे की मदद से
पिकअप को हर लम्हे किसी दरख्त के तने या बड़े पत्थर से टकराने से बचा रहा था। कुछ देर बाद दूर से गोलियां चलाने की आवाजें आईं तो बिंगू बोला, इतनी फायरिंग होने के बावजूद इनका कोई साथी इधर नहीं आया। सरहदी इलाकों में बिला वजह भी गोलियां चलती रहती हैं। कभी कभी ये लोग अपनी उकताहट दूर करने के लिए ख्याली सायों पर भी गोलियां चला देती हैं। फिर ये बहुत लंबी सरहद है, गश्ती पार्टियां एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल होता है कि कहाँ फायरिंग हुई है। ये BSF वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी वर्दियां अलग होती हैं। पता नहीं ये कहाँ से इधर निकल आए। कभी कभी शामत भी इंसान को घेर कर किसी खास मकाम पर पहुंचा देती है। तुम इनके बारे में क्यों फिक्रमंद हो? फिक्रमंदी की बात है, मैं अक्सर इधर आता रहता हूँ। इस रास्ते पर वाकई सारी चौकियाँ BSF वालों की हैं। क्या वहाँ से गुजर आए हैं? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं, 10-15 मिनट बाद हम वहाँ से गुजरेंगे, वह हमें नहीं रोकेंगे, उसने बताया। मेरे रास्ते में सिर्फ एक चौकी आएगी, किसी खुली जगह पर गाड़ी रोक लेना। मैंने उसका जवाब सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। इस चौकी के करीब से गुजरने से पहले मुझे पिछले दरवाजे का बंदोबस्त करना है। मैंने लेजर गन से इसका बुलेट काटने की अंदर से कोशिश भी की थी। तुम वाकई हैरान कुन आदमी हो। मैं डर रहा था कि दोनों फौजी तुम्हें और गजाला को आसानी से पकड़ लेंगे। लोग तुम्हारे नाम से बिला वजह खौफ नहीं खाते। अब बात मेरी समझ में आ रही है कि तुम रावालों को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली गए थे। जिस रोज एन कावेल अमृतसर से निकली, उससे पहली रात रात एक दफ्तर को आग लगाई गई थी। वहां इनका एक आदमी भी मरा था। आज तुम जा रहे हो और सुबह दिल्ली में राह के 2 अफसर मरे हुए थे। सच से बता दो कि तुम दिल्ली से आए थे या अम्बाला से? मैं बार बार अपनी कहानियां बदलने का आदी नहीं हूं, मैंने खुश्क लहजा में कहा। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब यह तुम्हारी मर्जी है कि जो चाहो सोचते रहो। उसने खुली जगह पर गाड़ी रोक दी। मैंने उतरकर गजाला से खैरियत दरियाफ्त की। उसने बताया कि पिछला दरवाज़ा झटकों से बार बार खुल रहा था। वो अंदर से इसे थामे बैठी थी। उसे डर था कि किसी गलत मौका पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लाशों के जूतों से लंबे फीते खोलो और दरवाजे के पट अंदर से बांध लो। मैंने उसे मशवरा दिया, तुम किनारे पर बैठकर सफ़र करती नहीं तो किसी झटके से खुद भी लुढ़क कर नीचे आ जाओगी। आगे हमें BSF की एक चौकी से भी गुजरना है। वेरी गुड, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं खुद भी दरवाज़ा थामे थामे परेशान हो गई थी। वो खुश होकर बोली। हम जरा सी देर के लिए वहां रुके रहे। गजाला ने दरवाजे के पट फीतों से बांध लिए तो मैंने बाहर से उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया और दोबारा बिंगू के साथ अगली सीट पर जा बैठा। इस दौरान में गाड़ी का इंजन चलता रहा था। बिंगू ने दोबारा गाड़ी चला दी। इस वक्त तक जो कुछ हुआ था वो गड़बड़ के बावजूद हमारे हक में रहा था। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि मुझे दोनों भारतीय फौजियों पर बीम गन इस्तेमाल करनी पड़ी थी। अगर मैं इन लाशों को वहीं छोड़ देता तो अगली सुबह तक ये कहानी आम हो सकती थी कि डैनी दिल्ली में अनिल और नरेश का काम तमाम करने के बाद इसी राह से पाकिस्तान फरार हुआ था। दिल्ली वालों की सोच के मुताबिक बीम गन मेरी कहीं भी मौजूदगी का खुला सबूत तस्वुर किया जाता। इस राह से गुजरने वालों के बारे में कड़ी छानबीन भी होती तो बिंगू का नाम जरूर सामने आ जाता। इसकी गिरफ्तारी से मेरे लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिम्मेदारों को जरूर तशवीश हो सकती थी। भारतीय सरजमीन पर अपने इस आखिरी सफर के दौरान मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इन बातों पर सोच विचार करके कोई फैसला कर पाता। जब मैंने इन लाशों को पिकअप में लादने का फैसला किया तो मेरे सामने 2 अहम तरीन नकात थे। अव्वल ये कि कोई दूसरी गश्ती पार्टी इन लाशों को दरियाफ्त करके पूरी सरहदी पट्टी पर हाई अलर्ट की सूरत हाल पैदा न कर सके। दूसरी और अहम तरीन बात यह थी कि मैं बिंगू और इन दोनों लाशों के मुस्तकबिल का फैसला जलाल से मशवरे के बाद करना चाहता था। अगर जलाल की राय में इन लाशों का भारतीय सरजमीन पर पाया जाना हर खतरे से खाली होता तो बिंगू अपनी वापसी के सफर में इन लाशों को कहीं भी फेंक सकता था। वो बातें अपनी जगह पर थीं। जब से बिंगू ने मुझे डैनी की हैसियत से पहचाना था, उसकी तरफ से तजब्जुब का शिकार हो गया था। फौजियों के मुकाबले के दौरान जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से और गैर इरादी तौर पर होता चला गया। मैंने मजबूरी के आलम में बीम गन इस्तेमाल की क्योंकि मेरे पास कोई और हथियार मौजूद नहीं था। मगर बिंगू ने उसी बीम गन को अहम तरीन इशारा समझकर मुझे डैनी कहना शुरू कर दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए बिंगू की अफादियत मुसल्लमा थी। अमृतसर या उसके कुर्ब जवार में उसका कोई मुतबादिल तलाश करना आसान नहीं था, मगर वो बुनियादी तौर पर भारत का एक जराइम पेशा शख्स था जो किसी भी वक्त कानून की गिरफ्त में आ सकता था। वो मेरे खिलाफ एक मजबूत चशमदीद गवाह बन गया था। भारतीय नजाद इस इकलौते गवाह का वजूद मेरे लिए परेशान कुन था। राह वाले से किसी भी वक्त मेरे खिलाफ मैदान में उतार सकते थे। बिंगू की जिंदगी और मौत का बेहतरीन फैसला जलाल ही कर सकता था। मेरी जेब में 4,500 रुपए पड़े हुए थे। वो इन दोनों में से किसी की जेब में होंगे। काफी देर की खामोशी के बाद बिंगू ने शिकवा किया, फिक्र ना करो, इनकी जेबों से मिलने वाली सारी नकदी तुम्हें दे दी जाएगी।
मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। 3 दिन से मेरे सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। वो मुतासफाना लहजे में बोला, पता नहीं किस्मत की देवी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। बस एक अच्छी बात हुई है, मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम्हारा नाम पढ़ते पढ़ते तुम्हें देखने का मुझे शौक हो गया था। मैं तुम पर सिर्फ रहम ही कर सकता हूं। मुझको पहचानने में संगीन गलती कर रहे हो तुम। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम मेरे साथ इस छकड़े में सफर कर रहे हो, मगर मैं अपने दिल की बात नहीं टाल सकता। तुम्हारा यह दिल किसी वक्त तुम्हें मरवा देगा। तुम्हें इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। अचानक बिंगू ने अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स रोशन कर दिए और रफ्तार भी बढ़ा दी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि उसे बीएसएफ की चेक पोस्ट नजर आ गई थी। मैंने अपनी नजरें सामने गाड़ दी। चंद सानियों बाद मुझे भी अगली चौकी की रोशनियां नजर आ गई। चौकी के लिए जंगल में बिजली कहां से आ गई, मैंने हर से पूछा। बीएसएफ कंगाल फोर्स है, मगर इसके एहलकार मालदार हैं। ये फोर्स सरहदों के लिए बनी है जहां ये खौफ खाते हैं, और चौकियों का अमला अपने जाती चंदे से जनरेटर लगा लेता है ताकि मजे से ड्यूटी पूरी कर सके। फोर्स का यह हाल है तो फिर भारत का अल्लाह ही निगहबान है। ये लोग मुल्क को लूट कर खा जाएंगे। खा रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये लक्षण खास खास चौकियों के हैं। बाज़ चौकियों पर हालात बहुत खराब हैं। चौकी की रोशनियों के उबरने और डूबने का सिलसिला खत्म हो गया। हमवार रास्ता आ जाने के सबब चौकी मुसलसल हमारी नजरों के सामने थी। दूर से किसी गाड़ी के इंजन का शोर सुनकर एक राइफल बरदार फौजी अपने दफ्तर नुमा मोर्चे से बाहर निकल आया था और हाथ हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। बिंगू ने मुनासिब फासले से गाड़ी की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। बाहर खड़े हुए एहलकार ने आगे झुककर शायद रिंगती हुई गाड़ी के नंबर प्लेट पर नजर डाली और हमारे रुकने से पहले ही हमें आगे जाने का इशारा करके दोबारा अपने मोर्चे में गायब हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि बीएसएफ वाले हमको नहीं रोकेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों की इस अकलौती चेकपोस्ट से आगे दरख्तों का सिलसिला छिद्रा होता चला गया था, लेकिन खुदरू पौधों और झाड़ियों ने जमीन को अपनी आगोश में छुपाया हुआ था। कुछ दूर निकलने के बाद बिंगू ने गाड़ी की तमाम रोशनियां गुल कर दी। मेरे लिए कुछ भी देखना मुमकिन नहीं। तुम ड्राइविंग कैसे कर रहे हो, मैंने हैर से पूछा। कुछ इन रास्तों का तजर्बा हो गया और मेरी आंखें भी अंधेरे में देखने की आदी हो गई हैं। यहाँ कांटेदार झाड़ियां भी छुपी हुई होंगी। कोई टायर पंक्चर हो गया तो तुम क्या करोगे? स्पेयर टायर पहले ही लग चुका है। मेरी गाड़ी पुरानी है, मगर 5 टायर नए हैं। छोटे मोटे कांटों को ये खुद रोंदते हुए गुजर जाते हैं। आज पहली बार मेरी पिकअप का एक टायर फाड़ा गया है, वरना बरसों से इसमें पंक्चर तक नहीं हुआ। उसने फखर से मुझे बताया। आज तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, कुछ भी हो सकता है, मैंने उसे छेड़ा। कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब तक अगले 2 टायर सलामत रहते हैं मैं गाड़ी चलाता रहूंगा और तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दूंगा। हेडलैम्प्स गुल होने के बाद पिकअप की रफ्तार बहुत कम रह गई थी। फिजा में जंगली भेड़ियों, सुवरों और दूसरे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। बीएसएफ की चेक पोस्ट की रोशनियां काफी पीछे रह गईं, तो बिंगू ने बताया कि हम पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। यहाँ दूर दूर तक एक जैसा वीराना फैला हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि नई सरहद शुरू हो गई है? इस इलाके में बहुत सी सरहदों का जमीन पर वजूद नहीं है। वो कागजों पर बनी होती हैं या सीनों में महफूज हैं। मैंने एक छोटी नाली की निशानी रखी हुई है, इसे हमने अभी अभी अबूर किया है। मेरे आसाब पर एक फरत अंगेज सरूर सा छाने लगा। दुश्मन की सरजमीन से अपनी खाक पर लौटाने का एहसास बहुत अजीब और किसी हद तक रिकत आमेज था। वतन की वो हवाएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी जिनके लिए आबिद अली, परवेज अहमद और अब्दुल्ला मुद्दतों से तरसे हुए थे। यहाँ से 0 पॉइंट का फासला कितना है, मैंने पूछा। हेडलैम्प्स रोशन कर लूँ तो 5 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, मगर मैं पाकिस्तान में घुसने के बाद डरता हूँ। मास्टर से बात होने के बाद तुम्हें नहीं डरना चाहिए। यहाँ सबको पता होगा कि आज रात तुम आने वाले हो। मास्टर भी यही कहता है, फिर भी मेरा डर दूर नहीं होता। सुना है कि पाकिस्तानी फौजियों का निशाना बहुत कम खता होता है, ये लेन देन भी नहीं करते। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बाज़ बातों पर उसे कायल करना दुश्वार था। वो रास्ता बहुत खराब और सख्त नाहमवार था। पिकअप को शदीद झटके लग रहे थे। अगर बिंगू गाड़ी के हेडलैम्प्स भी रोशन कर लेता तो भी इस रास्ते पर ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं था। वो लंबे मोड़ काट कर धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर अचानक ही हम एक टीले के सिर पर जाने के लिए। आगे एक बड़ा नशीब फैला हुआ था। तारों भरे आसमान की ख्वाबनाक रोशनी में इस वसी नशीब के वस्त में एक पजीरों का हेवला नजर आ रहा था। इसके करीब 3 अफराद हमारे मुंतजिर थे। वीराने का यह समा मेरे लिए जज्बात आफरी था। मेरे दिल की धड़कनें बेख्तियार तेज हो गईं। बिंगू ने अपनी पिकअप आहिस्तगी से नशीब में उतारी और फिर इसकी रफ्तार में कदरे इजाफा कर दिया। पिकअप रुकते ही मैं नीचे उतरा तो जलाल वालियाना अंदाज में मुझसे बगल की रोका। तुम वाकई बहुत अजीम हो, वो जज्बात से लरसती हुई आवाज में मेरे कान में कह रहा था। तुमने हम सब के सर फख्र से बुलंद कर दिए।
गजाला को सफर के इख्तिताम का इल्म नहीं था। बिंगू ने पीछे जाकर उसे बाहर आने की हदायत की। कुछ खटपट हुई और गजाला भी दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गई। जलाल ने पिकअप के पीछे जाकर उसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और खुश आमदीद कहा। यह अंदर क्या बड़ा है? जलाल ने पिकअप के आईनी कैबिन में झांकते हुए अपने आदमियों से कहा, इनका सामान भी उतार लो। यह सामान नहीं, 2 लाशें हैं मास्टर, बिंगू ने बोझल आवाज में कहा। डैनी उस्ताद ने इन्हें लेजर गन से मारा है। डैनी? जलाल ने बौखला कर दोहराया और मेरी तरफ देखा। तुम्हारे सफर में डैनी कहाँ मिल गया? ये अहमक मुझे डैनी समझ रहा है क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग मशीन से 2 भारतीय फौजियों को मारा है। मैंने जलाल का बाजू दबाकर कहा। ओए वेरी गुड। जलाल धीरे से हंसा और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, बिंगू मैं तुमको इतना बेवकूफ़ नहीं समझता था। यह बताओ कि अब इन लाशों का क्या करना है? बिंगू ने जलाल के तबसरे का कोई जवाब दिए बगैर पूछा। आओ मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। मैं जलाल को एक तरफ लेता चला गया। खिलाफ मामूल गजाला भी हमारे साथ चली आई। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने उसकी तरफ मुड़कर संजीदगी से पूछा। रास्ते में मैंने दोनों लाशों की तलाशी ली थी। एक फौजी की जेब से काफ़ी रकम और एक ट्रांसमीटर मिला था। अंधेरे की वजह से मैं रकम नहीं गिन सकी। मैंने जलाल को इख्तिसार से अपने नजरियात और खदशात से आगाह करना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा हल है। जलाल ने चंद सानियों के बाद जवाब दिया, लाशें रोक लो, बिंगू को जाने दो, वो हमारे लिए बहुत कारामत है। वो एक आध रोज में धर लिया जाएगा। इसकी पिकअप की बाडी फौजियों के चलाए हुए राउंड से छलनी हो चुकी है। जंगल में पड़े हुए गोलियों के खोल इस मकाम की निशानदही करेंगे जहां यह वाकया पेश आया था। शायद वहां कुछ जमीन पर बिंगू की गाड़ी के टायरों के निशान भी मौजूद हो। यह बात मुख्तलिफ होगी, जरा मुझे सोचने दो। जलाल ने शहादत की उंगली उठाकर कहा। वो पकड़ा गया तो ज्यादा देर तक अपनी जुबान बंद नहीं रख सकेगा। गजाला ने राय दी, हर एजेंसी बदमाशों से पूछताछ के लिए बहुत सख्त रवैया इख्तियार करती है। इसके खिलाफ शहादतें भी होगी। वो अपने पिकअप को कहाँ ले जाएगा? वो पूरे अमृतसर में अपने नमूने की अकलौती गाड़ी होगी। इससे हम बहुत ज्यादा काम नहीं लेते, लेकिन जब भी लिया है इससे बड़ा काम ही लिया है। तुम्हारे भारत के सफर के दौरान इससे ज्यादा अहमियत मिली है। अगर वो तुम्हारी सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो मैं बुदरेक उसे उड़ा दूंगा। जलाल ने 2 ठुक लहजे में कहा। और इन दोनों लाशों का क्या बनेगा? मैंने पूछा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। पहले हमें बिंगू से निमट लेना चाहिए। ये उसकी बदनसीबी है कि उसने तुम्हें पहचान लिया है। पहचानने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिल्ली में बहुत से लोग मजहर खान के रूप में करीब से देख चुके हैं। इनमें राह की कई लड़कियां भी हैं जो मुझे दूर से पहचान लेंगी। असल खराबी ये है कि वो अंदर की बहुत सी बातें जानता है। सिर्फ मुझे पहचान लेने की वजह से वो इन बातों की कड़ियां मिला लेगा। इसे 4 चोट की मार पड़ेगी तो वो IB और आबिद अली से लेकर एनकावेल तक की पोल खोल कर रख देगा। वो तुम्हारे कई बड़े कामों में मुलविस हो चुका है। फिर भी मेरा फैसला बरकरार है। आओ। वो मुड़कर गाड़ियों की तरफ हो लिया जहां बिंगू उसके दोनों आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। फौजी की जेब से मिलने वाली रकम बिंगू को दे दो। जलाल ने गजाला को हदायत की और उसने जेब से नोट निकालकर बिंगू को दे दिए। अपनी रकम से ज्यादा पैसे पाकर बिंगू का चेहरा खिल उठा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मास्टर दरिया दिल आदमी है। इसने मुझसे तायद चाही। मैं सर हिला कर रह गया। मेरे दिल में बिंगू के लिए हमदर्दी के जज्बात उमड़ते चले आ रहे थे, मगर वो गर्दनें काटने का खेल था। इसे छोड़ा जाता तो दूसरे कई अहम अफराद मारे जा सकते थे। न जाने कितने राज दुश्मनों तक पहुंच जाते। मेरा ऑपरेटस वापस दे दो। जलाल ने बिंगू से मुतालबा किया। क्यों? वो परेशान हो गया। मैं तुमसे कैसे राब्ता करूंगा? चंद रोज में तुम्हें नया ऑपरेटस मिल जाएगा। जलाल ने उसे समझाया।